स्क्रॉल उपन्यास के गद्यांश की व्याख्या। अध्याय 141 सेकंड्स। यह अंश जीवनपति त्रिपाठी, यांकई और रागिनी हुजाओ व रेशमा हुमेर बहनों के बीच की एक घटना का वर्णन करता है, जब वे एक प्राचीन विरासत इनहेरिटेंस प्राप्त करने के बाद गुफा से बाहर निकल रहे हैं। वन विरासत की प्राप्ति और जुड़ाव। जीवपति त्रिपाठी ने 3 दिन तक प्रतीक्षा की, जब तक रागिनी और रेशमा को आखिरकार उस पत्थर की दीवार से एक विरासत प्राप्त नहीं हुई। तारांकन विरासत। 2 सुनहरी रोशनी उनकी खोपड़ी में समा गई, जिससे उनके शरीर की जीवन शक्ति युआनची में हलचल मच गई और वे एक दूसरे के साथ अनुनाद रेजोनेंस करने लगी। एस्टरिस्क विलय फ्यूजन। उनकी जीवन शक्ति आपस में मिलकर बहने लगी, पहले रागिनी के चारों ओर घूमती, फिर रेशमा के पास। धीरे धीरे दोनों की जीवन शक्ति की तरंगें पूरी तरह से एक जैसी हो गईं। तारांकन जीवपति त्रिपाठी की बधाई। जीवपति त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि यह विरासत बूढ़े दानव ओल्ड डेमन की नहीं थी, बल्कि यह आसमानी मीनार हेवेंस केव विरासत में कई विशेषज्ञों के मरने के कारण मौजूद कई विरासतों में से एक थी। चेरी ब्लॉसम बहनों का परिवर्तन और संवाद। विरासत प्राप्त करने के बाद बहनों में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। तारांकन अभेद्य रूप। जब वे जीवपति त्रिपाठी को धन्यवाद कहने के लिए मुड़ी, तो वह उन्हें देखकर पहचान नहीं पाया कि कौन रागिनी है और कौन रेशमा। ऐसा लगा जैसे वे सचमुच एक हो गई थी, उनके बीच कोई अंतर नहीं था। तारांकन मजाक और आत्मीयता। रागिनी ने जीवपति त्रिपाठी को छेड़ने के लिए पूछा कि वह उसे पहचान सकता है या नहीं। जीवपति त्रिपाठी ने तुरंत जवाब दिया, मिस रागिनी, ये समझाते हुए कि मिस रेशमा इस तरह की बात नहीं पूछेगी। इस पर रागिनी ने जीवपति त्रिपाठी को अपनी छोटी बहन रेशमा को इतनी अच्छी तरह से जानने के लिए ताना मारा, जिससे रेशमा शर्मा गई। एस्टरिस्क कृतज्ञता। रागिनी ने जीवपति त्रिपाठी को 3 दिनों तक उनकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि वे विरासत प्राप्त कर रही थी और पूरी तरह से असुरक्षित थी। इस समय जीवपति त्रिपाठी ने कोई बुरा इरादा नहीं दिखाया। रागिनी के दिल में अब जीवपति त्रिपाठी के प्रति गुस्सा कम हो गया था। अब बाहर की दुनिया की जानकारी और औषधि हर्ब्स। गुफा से निकलते समय दोनों बहनों ने विदेशी फूलों और दुर्लभ जड़ी बूटियों एक्सोटिक फ्लावर्स एंड रेयर हर्ब्स को तोड़ लिया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह उनका मुआवजा है। एस्टरिस्क जीवपति त्रिपाठी का अमृत रस यांग लिक्विड जिनसेंग। जीवपति त्रिपाठी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग था। ये गूढ़ स्तर उच्च श्रेणी मिस्टीरियस लेवल हाई ग्रेड का खजाना है, जो यिन और यांग जीवन शक्ति ची दोनों से भरपूर है। एस्टरिस्क उपयोग। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि जीवपति त्रिपाठी को एक ऐसी महिला को खोजना होगा जो यिन गुण खेती विधि यिन एट्रीब्यूट कल्टिवेशन मेथड का अभ्यास करती हो। दोनों को एक बंधन बनाना होगा और जिनसेंग के औषधीय प्रभाव को साझा करना होगा। जब उनके दिल जुड़े होंगे तो एक साथ खेती करने पर उनकी खेती की गति बढ़ जाएगी। एस्टरिस्क स्थान। चूंकि जीवपति त्रिपाठी के पास सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट है, इसलिए उसके शरीर में सच्ची यांग जीवन शक्ति है। यही कारण है कि जिनसेंग उसके सीने में रहना चाहता था और उसने जीवपति त्रिपाठी के दिए गए अमृत रस यांग लिक्विड को भी अवशोषित किया। एस्टरिस्क बाहरी घटनाएं। बहनों ने बताया कि 3 संप्रदायों के शिष्य एक केंद्रीय स्थान पर एकत्र हो गए हैं और उन्होंने मिलकर छठी चरण 6th स्टेज के कई दानव जानवरों मॉन्स्टर बीस्ट को मार डाला है, जो अपनी शक्ति में कमजोर थे। एस्टरिस्क शेष दानव जानवर। केवल एक छठी चरण के शिखर पीक ऑफ द 6th स्टेज का दानव जानवर बचा था, जिसे कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कलेशन दानव जानवर से मुकाबला। जब वे बाहर निकले तो उन्हें दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। एस्टरिस्क तीव्र गति। तीनों जांचने के लिए भागे। जीवपति त्रिपाठी ने देखा कि विरासत के कारण दोनों बहनों की सांस लेने की गति दौड़ते समय बिल्कुल एक जैसी थी, जिससे रागिनी भी रेशमा की गति बनाए रखने में सक्षम थी। एस्टरिस्क पहचान का खेल। रेशमा ने जीवपति त्रिपाठी को चिढ़ाना शुरू कर दिया, ये पूछते हुए कि वह कौन है, जिससे जीवपति त्रिपाठी भ्रमित हो गया। जीवपति त्रिपाठी को लगा कि उसे मूर्ख बनाया गया है। एस्टरिस्क कछुआ आकार का दानव जानवर। उन्हें 300 फुट लंबा एक विशाल कछुआ आकार का दानव जानवर मिला, जिसका कवच और मोटी चमड़ी उसकी मजबूत रक्षा थी। एस्टरिस्क मुख्य शिष्य का हस्तक्षेप। पता चला कि ऊंचे आसमान के मंडप हाई हेवन पवेलियन के शिष्य इससे लड़ रहे थे, क्योंकि विमल चंद पाठक जी होंग चैन ने इसके आराम करते समय इसके खजाने को चुराने की कोशिश की थी, जिससे जानवर गुस्सा हो गया था। एस्टरिस्क सुमित्रा सुयान की भूमिका। सुमित्रा सुयान, जो सबसे मजबूत थी, लड़ाई में खींच गई थी ताकि ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों को बहुत अधिक नुकसान न हो। वह अपनी शीत जीवन शक्ति कोल्ड युआनची का उपयोग करके दानव जानवर की गति को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। तारांकन अंतिम बलिदान। सुमित्रा ने अपने शीत गुण कौशल का उपयोग करके एक विशाल सफेद आकृति को अपने पीछे बुलाया, जो दानव जानवर के शरीर में घुस गई और उसे पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया। ये चाल उसकी बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करती है, जिससे वह घायल होकर नीचे गिर जाती है। तारांकन जीवपति त्रिपाठी का बचाव। जब जमा हुआ दानव जानवर अपनी विशाल गति के कारण सुमित्रा की ओर बढ़ रहा था, तो जीवपति त्रिपाठी ने अपने पैरों के नीचे हल्की लो उत्पन्न की, जलती हुई आग के गोले में बदल गया और सुमित्रा को गिरने से पहले पकड़ लिया, उसे अपनी छाती के सामने सुरक्षित करके अपनी पीठ से दानव जानवर के वार का सामना करने के लिए तैयार हो गया।
मैं आपके लिए अगला हिंदी रूपांतरण गद्यांश तैयार कर सकता हूँ, या यदि आप विमल चंद पाठक जी होंगचैन द्वारा चुराए गए खजाने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं खोज कर सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं जीवप्ती त्रिपाठी और सुमित्रा के बीच आगे क्या होता है इसका अनुवाद करूं? कलिशन जीवनपति त्रिपाठी का बलिदान और महाशक्तिशाली प्रहार, अध्याय 143-144। यह अंश जीवप्ती त्रिपाठी यांकई द्वारा सुमित्रा सुयान को कछुआ आकार के दानव जानवर टर्टल शेप्ड मॉन्स्टर बीस्ट के भयंकर हमले से बचाने और फिर उस शक्तिशाली जानवर को चुनौती देने के अत्यंत नाटकीय क्षणों का वर्णन करता है। रेड हार्ट एक क्षण का जुड़ाव। दानव जानवर के टकराने से ठीक पहले समय मानो ठहर सा गया था। एस्टरिस्क दृष्टि मिलन। हवा में जीवप्ती त्रिपाठी और सुमित्रा की आंखें मिली। सुमित्रा की सुंदर आंखों में आश्चर्य था, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में दया और उदासी का भाव था। एस्टरिस्क अद्वितीय एहसास। सुमित्रा के लिए ये दया का भाव नया था। वह हमेशा पूजनीय रही थी, इसलिए उसे ये भावना चुभने वाली लगी। एस्टरिस्क असीम गर्माहट। सबसे महत्वपूर्ण, सुमित्रा ने जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में असाधारण गर्माहट महसूस की। हिमहृदय गुप्त तकनीक आइस हार्ट सीक्रेट आर्ट की खेती करने के बाद उसके शरीर और भावनाओं में केवल ठंडक थी। इस अप्रत्याशित गर्माहट ने उसके जमे हुए दिल को छू लिया, जिससे वह पिघलने वाली थी। तारांकन इच्छा। उसे लगा कि वह इसी तरह जीवप्ती त्रिपाठी के आलिंगन में रहना चाहती है, भले ही दुनिया खत्म हो जाए। शील टकराव और परिणाम। दानव जानवर का हिम जमा हुआ शरीर जीवप्ती त्रिपाठी की झुकी हुई पीठ से टकरा गया। एस्टरिस्क अटूट सुरक्षा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अंतिम क्षण में खुद को थोड़ा मोड़कर नुकसान को कम करने की कोशिश की, लेकिन वह और सुमित्रा तोप के गोले की तरह कई दसों मीटर दूर जा गिरे, लुढ़कते हुए रुके। एस्टरिस्क बलिदान। जब वे रुके तो जीवप्ती त्रिपाठी घायल, थका हुआ और पीला पड़ चुका था, और सुमित्रा को कोई चोट नहीं आई थी, केवल उसके कपड़े गंदे हुए थे। जीवप्ती त्रिपाठी का सिर सुमित्रा की छाती पर जा गिरा। एस्टरिस्क सुमित्रा की भावनाएं। सुमित्रा के दिल में पहली बार लहरें उठी। उसने धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी के सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुलार रही हो। तारांकन अन्य लोगों की प्रतिक्रिया। एस्टरिस्क रागिनी और रेशमा दोनों चिल्ला उठी थी, और बाद में रेशमा की आंख में राहत के आंसू आ गए थे, यह जानकर कि जीवप्ती त्रिपाठी बच गया। तारांकन विक्रमजीत सिंह लॉन्ग जून। उसने ठंडे लहजे में कहा था, मौत को दावत दे रहा है। एस्टरिस्क विमल चंद पाठक जी होंगचैन। ईर्ष्या और क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने पछतावा किया कि उसने सुमित्रा को बचाने के लिए खुद को खतरे में क्यों नहीं डाला, ये सोचते हुए कि वह जीवप्ती त्रिपाठी की जगह होता। म्यूजिकल नोट। स्मृति का गीत और जीवप्ती त्रिपाठी का प्रश्न। स्थिति शांत होने पर सुमित्रा ने धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी के कान में एक गीत फुसफुसाया। एस्टरिस्क यादगार धुन। सुमित्रा ने बताया कि यह गीत उसकी स्मृति में है। जीवप्ती त्रिपाठी ने कमजोर आवाज में कहा, यह बहुत अच्छा है। एस्टरिस्क शक्ति संचय। जीवप्ती त्रिपाठी दर्द के बावजूद खड़ा हुआ। सुमित्रा की आंखों से सारी भावनाएं गायब हो चुकी थी, और उनकी जगह हड्डी जमा देने वाली ठंडक वापस आ गई थी। एस्टरिस्क पलायन या मुकाबला। सुमित्रा ने कहा कि दानव जानवर केवल आधा कप चाय के समय तक ही जमा रहेगा, और उन्हें तुरंत निकलना होगा। तारांकन जीवप्ती त्रिपाठी की चुनौती। जीवप्ती त्रिपाठी हंसा और तेज लहजे में कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती हो? तुम एक वरिष्ठ बहन हो, ये बहुत थका देने वाला है। उसने आगे कहा कि उनके जाने पर भी जानवर ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों को नहीं छोड़ेगा। एस्टरिस्क अंतिम निर्णय। जीवप्ती त्रिपाठी ने चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो। डेज़ी। सितारों से भरा आकाश। मूंगी का प्रदर्शन। जब बर्फ तेजी से टूटने लगी तो जीवप्ती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी जान जोखिम में डालकर दानव जानवर के सामने खड़ा हो गया। एस्टरिस्क अद्भुत कौशल। जीवप्ती त्रिपाठी का दाहिना हाथ बहुत धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वह 10,000 जन 5000 किग्रा का घन चला रहा हो। एस्टरिस्क शक्ति का संचय। एक झिलमिलाती रोशनी के साथ जीवप्ती त्रिपाठी की जगह पर एक सुंदर तारामंडल जैसा नजारा बन गया, जिससे एक भयानक आभा निकली। एस्टरिस्क रोमांचक उद्घोष। वह अपनी पूरी शक्ति को मुट्ठी में नियंत्रित करते हुए चिल्लाया, 3 संप्रदाय के शिष्य। उसका पैर जमीन पर पड़ा और वह 10 फुट ऊपर उछला, जिससे तारामंडल की आभा और घनी हो गई। एस्टरिस्क अंतिम प्रहार। दानव जानवर के बर्फ से मुक्त होते ही जीवप्ती त्रिपाठी का मुक्का तेजी से बाहर निकला और दानव जानवर के सिर पर लगा। एस्टरिस्क अविश्वसनीय प्रभाव। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दानव जानवर डगमगा गया। उसके पिछले पैर हवा में उड़ गए और उसका विशाल सिर एक गहरे गड्ढे में जा धंसा। एस्टरिस्क सभी की प्रतिक्रिया। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी के पतले शरीर से निकलते खूनी और जंगली आभा को देखा। एस्टरिस्क सुमित्रा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह इस पीठ को कभी नहीं भूल पाएगी। एस्टरिस्क रागिनी और रेशमा। उन्होंने लगभग एक साथ कहा, कितना सुंदर है। तारांकन विमल चंद पाठक। वो सदमे में बड़बड़ाया, क्यों यह मार्शल कौशल मेरा क्यों नहीं है? तारांकन अनूप सिंह फैंगजिकी। उसने कहा, यह कितना अविश्वसनीय है। इस दुनिया में वास्तव में ऐसा मार्शल कौशल है। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी का आह्वान। जीवप्ती त्रिपाठी ने जोर से चिल्लाया, क्या कोई मदद नहीं करेगा? यह अभी मरा नहीं है।
यदि आप मदद नहीं करेंगे तो सबको भागने की तैयारी करनी चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं ये देखने के लिए अनुवाद करूं कि सुमित्रा के आह्वान पर ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य दानव जानवर को खत्म करने में जीवप्ती त्रिपाठी की मदद कैसे करते हैं? क्रॉस स्वॉर्ड्स एकजुटता का चमत्कार और विमल चंद पाठक का कपट, अध्याय 145-146। यह अंश दर्शाता है कि कैसे जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के शक्तिशाली प्रहार ने 3 संप्रदायों के शिष्यों को एकजुट किया और कैसे विमल चंद पाठक जी होंग चैन ने इस अवसर का उपयोग जीवप्ती त्रिपाठी को मारने के लिए किया। हैंडशेक 3 संप्रदायों की एकजुटता। सुमित्रा त्सुयान के आह्वान के तहत जो शिष्य लड़ सकते थे वे दानव जानवर की ओर दौड़ पड़े। एस्टरिस्क खून समूह ब्लड ग्रुप। एस्टरिस्क रेशमा हुमे ने लड़ने के लिए उत्सुकता दिखाई। तारांकन रागिनी हु जाओ ने अपने बहन के भावों को देखकर विक्रमजीत सिंह लॉन्ग जून को काय कहा और फिर खून समूह के शिष्यों को मदद के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया। एस्टरिस्क तूफान घर स्टॉर्म हाउस। एस्टरिस्क दु यीशुंग डू यीशुआंग ने अपने भाई अनूप सिंह फैंगजिकी से मदद करने का अनुरोध किया क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी जान बचाई थी। तारांकन अनूप सिंह, जो शुरू में तटस्थ रहना चाहता था, अपनी छोटी बहन के दबाव में आया और तूफान घर के शिष्यों को लड़ने के लिए प्रेरित किया, ये कहते हुए कि तूफान घर के पुरुष असली मर्द हैं। एस्टरिस्क लड़ाई का दृश्य। लगभग 80% शिष्य, जिनकी संख्या 700 to 800 थी, एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। एस्टरिस्क चमत्कार। सुमित्रा ने इस दृश्य को चमत्कार कहा। इन 3 संप्रदायों के शिष्यों ने, जो हमेशा आपस में लड़ते रहे थे, पहली बार पूरी तरह से सहयोग किया। उनके मन में केवल दानव जानवर को मारने का विचार था। दिल टूटना, घाव पर मलहम और दानव जानवर का पलटवार। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी का घाव। जीवप्ती त्रिपाठी का दाहिना हाथ कांप रहा था और उसमें से खून टपक रहा था। रेशमा तुरंत उसके पास गई, उसकी चिंता करते हुए, और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर पट्टी बांध दी। ये देखकर सुमित्रा ने अपनी आंखें फेर लीं। तारांकन दानव जानवर का घाव। शिष्यों के हमलों से दानव जानवर धीरे धीरे होश में आने लगा। तूफान घर की दु यीशुंग ने देखा कि जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह से जानवर के माथे पर 1 फुट लंबा घाव था, जिससे गहरा लाल खून रिस रहा था। तारांकन हमले का केंद्र। अनूप सिंह और रागिनी ने तुरंत घाव पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे जानवर के शरीर में ऐंठन होने लगी। एस्टरिस्क सुमित्रा का अंतिम प्रहार। अपनी थोड़ी सी जीवन शक्ति का उपयोग करके सुमित्रा ने घाव पर एक शुद्ध सफेद बर्फ का फूल मारा। यह फूल खून सोखकर लाल हो गया और फिर टूटकर तीखे बर्फीले शूल बन गया, जो जानवर के सिर में घुस गया। इससे दानव जानवर कमजोर पड़ गया और उसका सिर उठ गया, लेकिन वह मरनासन था। तारांकन रागिनी और अनूप सिंह का विवाद। अनूप सिंह ने रागिनी को उसकी स्त्रीवादी मैन ओवर विमेन सोच के लिए ताना मारा, लेकिन रागिनी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वह पुरुषों को श्रेष्ठ मानता है तो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना ही उसकी समस्या है। स्नेक विमल चंद पाठक का विश्वासघात और नी योन की मृत्यु। जब सभी शिष्यों का ध्यान दानव जानवर को खत्म करने पर था तो विमल चंद पाठक ने एक नीच चाल चली। तारांकन षड्यंत्र। विमल चंद पाठक को लगा कि जीवप्ती त्रिपाठी ने इस विरासत में कोई अविश्वसनीय भाग्यशाली मुलाकात प्राप्त की है और यदि उसे बढ़ने दिया गया तो उसका अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एस्टरिस्क शिकार। उसने घायल नी योंग को जीवप्ती त्रिपाठी को मारने के लिए इशारा किया, क्योंकि वह भी जीवप्ती त्रिपाठी के बदले की आशंका से डरा हुआ था। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी की प्रतिक्रिया। नी योंग जब जीवप्ती त्रिपाठी की ओर बढ़ा तो जीवप्ती त्रिपाठी ने मुड़कर उसे शैतानी मुस्कान के साथ देखा, जिससे नी योंग डर गया। एस्टरिस्क आत्मा तोड़ने वाला शूल सोल ब्रेकर ऑल। जीवप्ती त्रिपाठी ने नी योंग की ओर आत्मा तोड़ने वाला शूल, जिसका वास्तविक कार्य उसने नहीं बताया था, फेंक दिया। ये शूल नी योंग के शरीर से चूक गया, लेकिन नी योंग घबरा गया और पीछे हटने लगा। एस्टरिस्क लांचुडी का हस्तक्षेप। लांचुडी, जो जीवप्ती त्रिपाठी के पीछे से प्रभावित थी, ने नी योंग को देखा और तुरंत समझ गई कि वह क्या कर रहा है। जब वह चेतावनी देने वाली थी तो जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे देखकर खेलने वाला भाव दिखाया। एस्टरिस्क कपट। नी योंग ने मदद के लिए लांचुडी को पुकारा, लेकिन लांचुडी ने उसे धोखा देते हुए पीठ पर वार किया, जिससे नी योंग बेहोश हो गया। तारांकन नी योंग की मृत्यु। नी योंग के गिरते ही आत्मा तोड़ने वाला शूल उसके सीने से आर पार हो गया, हालांकि शरीर पर कोई चोट नहीं थी। बूढ़ा दानव ओल्ड डेमन, जो जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में था, खुशी से चिल्लाया। नी योंग की दैवीय आत्मा डिवाइन सोल को चबा रहा था। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी का क्रोध। जीवप्ती त्रिपाठी ने बूढ़े दानव को आत्मा तोड़ने वाला शूल की वास्तविक कार्य प्रणाली छिपाने के लिए डांटा और उसे चेतावनी दी कि यह आखिरी बार है जब उसने ऐसा किया है। अब, जबकि दानव जानवर मरनासन है, क्या आप यह देखना चाहेंगे कि 3 संप्रदायों के शिष्यों को इससे क्या खजाना मिलता है, या जीवप्ती त्रिपाठी आगे क्या योजना बनाता है? बूढ़े दानव का लालच और विरासत का खुलासा। अध्याय 147-148। यह अंश जीवप्ती त्रिपाठी यांकई के भीतर बूढ़े दानव ओल्ड डेमन के साथ हुए संवाद और आसमानी मीनार हेवंस केव में छिपी वास्तविक विरासत के प्रकट होने का वर्णन करता है। स्पीच बलून। बूढ़े दानव की प्रशंसा और अनुरोध। जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा नी योंग को मारने के बाद बूढ़ा दानव, जो नी योंग की दैवीय आत्मा को चबा रहा था, बहुत उत्साहित था। एस्टरिस्क रेशमा की क्रूरता पर मोहित। बूढ़ा दानव रेशमा हुमे से बहुत प्रभावित हुआ,
जिसने नी योन की हत्या होते हुए देखी, लेकिन बिना किसी भय या हिचकिचाहट के जीवप्ती त्रिपाठी की मदद की। उसने जीवप्ती त्रिपाठी से अनुरोध किया कि वह रेशमा को कुछ वर्षों के लिए उसे शिष्य के रूप में सौंप दे, ये कहते हुए कि वह जीवप्ती त्रिपाठी के लिए भविष्य में महान सहायता बनेगी। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी की अस्वीकृति। जीवप्ती त्रिपाठी ने इस बात को ठुकरा दिया, मुझे वह पसंद नहीं है। जिस पर बूढ़ा दानव तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है। एस्टरिस्क नी योन की मृत्यु पर भ्रम। रेशमा और ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य नी योन की मृत्यु को समझ नहीं पाए। उन्होंने केवल लाचुडी द्वारा किए गए अचानक हमले को देखा, जिसके बाद नी योन गिर गया और उठ नहीं पाया। गिफ्ट दानव जानवर का विभाजन और विवाद। कछुआ आकार के दानव जानवर के गिरने के बाद तीनों संप्रदायों के शिष्य खुशियां मनाने लगे, लेकिन जल्द ही उनके बीच लूट को लेकर विवाद छिड़ गया। एस्टरिस्क जीत का दावा। रागिनी हु जाओ ने अनूप सिंह फैंगजिकी पर अंतिम प्रहार करने का दावा किया, जिसे अनूप सिंह ने बेशर्मी कहा। एस्टरिस्क राक्षस केंद्र मॉन्स्टर को। अनूप सिंह ने दानव जानवर के सिर से भूरे पीले रंग का राक्षस केंद्र निकाला, जो छठी चरण के शिखर के जानवर का था और जिसका मूल्य बहुत अधिक था। एस्टरिस्क बंटवारे का प्रस्ताव। अनूप सिंह, जो जानता था कि वह राक्षस केंद्र को अकेले नहीं रख सकता, ने प्रस्ताव दिया कि इसे जीवप्ती त्रिपाठी को दे दिया जाए, क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी के कारण ही वे जानवर को मार पाए थे। तारांकन विरोध। विक्रमजीत सिंह लॉन्गजू ने विरोध किया, ये कहते हुए कि खून समूह ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था और उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। तारांकन कठिन कवच। अनूप सिंह ने विक्रमजीत सिंह को कछुए का कवच लेने का प्रस्ताव दिया, जो परिष्कृत सामग्री के लिए मूल्यवान था, लेकिन इतना बड़ा था कि इसे ले जाना असंभव था, जो एक तरह का मजाक था। मिल्की वे पशु आत्मा मेघ उद्घाटन व्यूह का सक्रियण। जैसे ही विवाद शुरू हुआ, एक अप्रत्याशित घटना हुई। तारांकन राक्षस केंद्रों का जमावड़ा। अनूप सिंह ने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद राक्षस केंद्र को फेंक दिया। ये हवा में घूमता रहा और तुरंत बाकी 8 दानव जानवरों के राक्षस केंद्र, जो अनूप सिंह, रेशमा, विक्रमजीत सिंह और विमल चंद पाठक जैसे शिष्यों के पास थे, अदृश्य रूप से खींच लिए गए। तारांकन व्यूह अरे सक्रिय। 9 राक्षस केंद्र हवा में रहस्यमय ढंग से व्यवस्थित हो गए और घूमने लगे, जिससे आसमानी मीनार की पूरी जगह हिल गई। अराजक आसमान में एक विशाल भंवर दिखाई दिया, जिससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ। एस्टरिस्क बूढ़े दानव का रहस्य उद्घाटन। बूढ़े दानव ने इस घटना को पशु आत्मा मेघ उद्घाटन व्यूह बीस्ट सोल क्लाउड ओपनिंग अरे बताया। उसने समझाया कि इन 9 दानव जानवरों का अस्तित्व केवल शक्ति का परीक्षण करने के लिए था। उनके मरने के बाद ये व्यूह मेघों में छिपी हुई चीज द थिंग हिडन इन द क्लाउड्स को प्रकट करेगा, जो असली विरासत रियल इनहेरिटेंस है, जो यहाँ के स्वामी की है। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी की चेतावनी। बूढ़े दानव की बेचैनी महसूस करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने रेशमा और सुमित्रा के माध्यम से सभी शिष्यों को तुरंत 10 मील दूर पीछे हटने की चेतावनी दी। तारांकन कछुए का अंतः सभी शिष्यों के पीछे हटते ही भंवर ने जमीन पर पड़े कछुआ आकार के दानव जानवर के विशाल शव को खींच लिया और उसे निगल लिया। माउंटेन विरासत की सीढ़ियां। पीछे हटने के बाद सभी ने आकाश में देखा। तारांकन सोने की सीढ़ियां। विशाल भंवर के भीतर से धीरे धीरे एक सोने की सीढ़ी उतरने लगी। ये सीढ़ी 10 किलोमीटर से अधिक लंबी थी और एक के बाद एक कई सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थी। एस्टरिस्क अंतिम परीक्षा। बूढ़े दानव ने अनुमान लगाया कि यह विरासत का स्थान है। 10,000 कदम से अधिक लंबी इन सीढ़ियों पर चढ़ना अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने जैसा होगा। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी का फैसला। अपनी वर्तमान निम्न शक्ति को देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने आराम करने का फैसला किया और पास के एक एकांत कोने में जाकर ध्यान लगाने बैठ गया। एस्टरिस्क सहयोगी सुमित्रा, रागिनी और रेशमा भी उससे कुछ ही दूरी पर शांत होकर बैठ गई, ताकि लड़ाई शुरू होने से पहले अपनी शक्ति वापस पा सके। रागिनी ने जीवप्ती त्रिपाठी को छेड़ते हुए कहा कि उसे खून समूह के पुरुष शिष्यों से डरना नहीं चाहिए, और मजाक में चुंबन देने की बात भी कही। तारांकन तूफान घर के अनूप सिंह। कुछ समय बाद अनूप सिंह और दू ईशून भी जीवप्ती त्रिपाठी के पास आए। अनूप सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी की वीरता की प्रशंसा की और उससे विरासत के बारे में जानना चाहा। जीवप्ती त्रिपाठी ने स्वीकार किया कि वह अधिक नहीं जानता, लेकिन सीढ़ियां उतरने पर वह देखने जाएगा। विरासत के प्रकट होने का समय निकट आ रहा है। अब जबकि जीवप्ती त्रिपाठी और अन्य प्रमुख शिष्य शक्ति बहाल कर रहे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि विरासत के उतरने के बाद क्या होता है? क्लासिकल बिल्डिंग विरासत की सीढ़ियां। अग्नि और हिम का परीक्षण। अध्याय 149-150। यह अंश जीवप्ती त्रिपाठी, यांकई और रागिनी खूजा और रेशमा खूमेर के बीच की बातचीत और आसमानी मीनार में प्रकट हुई विशाल सीढ़ियों पर होने वाली पहली परीक्षा का वर्णन करता है। बनी गर्ल हु बहनों हु सिस्टर्स का साथ। रेशमा खूमेर को ये पसंद नहीं आया कि जीवप्ती त्रिपाठी उनकी नीयत पर शक करे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रागिनी खूजाओ ने बीच में टोक दिया। एस्टरिस्क सुरक्षा का प्रस्ताव। रागिनी ने सीधे कहा कि हाँ, वे कुछ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उसके पास आई थी, लेकिन अब वे उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। उसने मजाक में सुमित्रा सुयान पर भी ताना मारा कि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे बचाया, लेकिन वह पलटकर उसकी ओर नहीं देखती। एस्टरिस्क जीवप्ती त्रिपाठी की स्वीकृति। जीवप्ती त्रिपाठी ने बिना किसी बहस के उनकी बात मान ली। कैसल विरासत का प्रकट होना। एक दिन और बीतने के बाद आसमानी मीनार हेवेंस केव में छिपी हुई इमारत पूरी तरह से उतर गई।
तारांकन भव्य संरचना, यह एक विशाल और राजसी इमारत थी, लेकिन सभी की आंखों में अनंत सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जिनके शीर्ष पर महल की छाया थी। एस्टरिस्क शिष्यों की जल्दबाजी। इमारत के उतरते ही तीनों संप्रदायों के सैकड़ों शिष्य तुरंत उसकी ओर भागे। तारांकन प्रवेश। इमारत के चारों ओर एक हल्का पर्दा था, जिस पर दरवाजे जैसे कई स्थान थे। शिष्य उनमें से होकर गुजरने लगे और तुरंत गायब हो गए, जैसे उन्हें किसी अदृश्य मुंह ने निगल लिया हो। एस्टरिस्क पृथक प्रवेश। जीवोक्ति त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि हर दरवाजा एक स्वतंत्र स्थान, इंडिपेंडेंट स्पेस की ओर जाता है। एस्टरिस्क वापसी का मार्ग बंद। जीवोक्ति त्रिपाठी, रागिनी और रेशमा ने एक साथ प्रवेश किया। अंदर जाकर जीवोक्ति त्रिपाठी ने देखा कि जिस दरवाजे से वे आए थे वह गायब हो चुका है, जिससे वापसी का मार्ग कट गया है। ज्वालामुखी सीढ़ियों पर पहला परीक्षण। जीवोक्ति त्रिपाठी ने पहले कदम पर पैर रखा और तुरंत महसूस किया कि वह अकेला नहीं है जो सीढ़ियों पर दबाव महसूस कर रहा है। एस्टरिस्क यान गुण की ऊर्जा। पहले कदम पर उन्हें गर्म यान गुण की ऊर्जा महसूस हुई, जो उनके पैरों के तलवों में घुस रही थी। सच्ची यान गुप्त तकनीक, ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का अभ्यास करने के कारण यह ऊर्जा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उनकी जीवन शक्ति युएनची की पूर्ति कर रही थी। तारांकन हू बहनों की खपत। इसके विपरीत हू बहनों को इस ऊर्जा को भांग डिसॉल्व करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करना पड़ा, जिसका मतलब था कि उन्हें ऊर्जा की हानि हो रही थी, लाभ नहीं। तारांकन ऊपर की ओर बढ़ना। 300 सीढ़ियों तक तीनों ने आसानी से चढ़ाई की, लेकिन उसके बाद ऊर्जा तेज होती गई। एस्टरिस्क 500 सीढ़ी पर बदलाव। 500 सीढ़ी पर पहुंचते ही ऊर्जा अचानक बदल गई। अब उनके पैरों की तलवों में बर्फीली हिमगुन की ऊर्जा घुसने लगी। एस्टरिस्क परीक्षण। ये गर्म और ठंडी ऊर्जा का बारी बारी से प्रभाव था, जो जानबूझकर किया गया एक परीक्षण था। जीवोक्ति त्रिपाठी ने सच्ची यान गुप्त तकनीक का उपयोग करके इस हिम ऊर्जा को भी शोधित, रिफाइंड किया और अपने अदम्य स्वर्णिम कंकाल, अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन में अवशोषित कर लिया। तारांकन हू बहनों की परेशानी। रागिनी को ये परिवर्तन बहुत कठिन लगा और उसे क्रोध भी आया कि जीवोक्ति त्रिपाठी इतना आसानी से ऊपर जा रहा था। स्नोफ्लेक सुमित्रा की सहज प्रगति। एस्टरिस्क 100 सीढ़ी। 3 लोग 100 सीढ़ी तक पहुंचे। यहां पहुंचकर फिर से ऊर्जा यान गुण की हो गई। जीवोक्ति त्रिपाठी को लगा कि यह 500 सीढ़ियों के क्रम में चल रहा है। एस्टरिस्क सुमित्रा की स्थिति। जबकि जीवोक्ति त्रिपाठी और हू बहनें 100 सीढ़ी पर आराम कर रहे थे, सुमित्रा पहले ही 300 सीढ़ी पर पहुंच चुकी थी। हिम हृदय गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के कारण वह भी जीवोक्ति त्रिपाठी की तरह लाभ की स्थिति में थी। दोनों के लिए ऊर्जा का बारी बारी से प्रभाव किसी भी तरह से बाधा नहीं डाल रहा था। एस्टरिस्क विमलचंद पाठक। जी होंग चैन का पागलपन। विमलचंद पाठक 200 सीढ़ी से कुछ नीचे पागलपन की हद तक पहुंचकर बैठा था। उसे अपनी हार और जीवोक्ति त्रिपाठी की महिमा से ईर्ष्या हो रही थी। वह खुद को सबसे शक्तिशाली बनने का सपना देखता रहा। तारांकन अनूप सिंह। फैंग जिकी का त्याग। अनूप सिंह भी लगभग 2000वीं सीढ़ी पर था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह परीक्षण यांग और हिमगुन की खेती करने वालों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। समझदारी दिखाते हुए उसने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और सीढ़ियों से वापस उतर गया। एस्टरिस्क लाचुडी की उन्नति। लाचुडी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी दृढ़ता और पश्चाताप ने उसे 7वें चरण से 8वें चरण में सफलता दिलाई। अब वह तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। विरासत की सीढ़ियों पर चढ़ाई अभी भी जारी है। क्या आप ये देखना चाहेंगे कि जीवोक्ति त्रिपाठी और हू बहनें आगे क्या कठिनाइयां झेलती हैं, या सुमित्रा शीर्ष पर क्या पाती है?